हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे कोवलेंट के बारे में। तो इसमें हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे कि जितने भी एंटी कोवलेंट होते हैं वो एंटी कोवलेंट का यूज़ किस में होता है, ठीक है। और एंटी कोवलेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, और वो एंटी कोवलेंट किस प्रकार के ट्यूब में रहता है, यानी कि किस प्रकार के जो एंटी कोवलेंट ट्यूब होते हैं वो किस कलर के ट्यूब में होते हैं, ठीक है। उसका कैप का कलर क्या होता है। प्लस में इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि एंटी कोवलेंट की बात चल रही है। तो ब्लड बैंक में जो भी एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं उस वो एंटीकोगुलेंट का हम लोग नाम देखेंगे, और वो कितने दिन के लिए हम लोग उसके अंदर ब्लड को स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उसका यूजेज क्या होता है। जैसे सीपीडीए है तो साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और एडेनिन, ठीक है। तो इसका काम क्या है, उसको हम लोग क्यों डालते हैं उसके अंदर, ठीक है, ब्लड बैंक के अंदर, क्यों उसका किस प्रकार का उसका यूजेबल होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसी वीडियो में टोटल चीज़ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीकोगुलेंट बात करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारा माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में हर जगह आपका यूज होता है। तो वो चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उसको देखने से पहले हम लोग एक चीज़ इसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग साथ साथ में ऑर्डर ऑफ ड्रॉ भी कर याद कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको दोबारा ये चीज़ देखना ना पड़े, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से, जैसे कि मान लीजिए अपना सोडियम साइट्रेट है तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम लोग रेड ट्यूब के बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसके इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मतलब क्या है कि अगर किसी पेशेंट को ये सारे के सारे ट्यूब में अगर ब्लड लेना है, ठीक है, तो पहले किस में लेंगे, उसके बाद किस में लेंगे, उसके बाद किस में लेंगे, उसके बाद किस में लेंगे, ठीक है। वो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। अगर किसी पेशेंट का अगर इतना सारा टेस्ट है, जो कि हम लोग को अगर कोगुलेशन प्रोफाइल है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का भी है, और कहीं ट्रांसफ़र भी करना है ब्लड को उसी पेशेंट का, कोई ऐसा टेस्ट आ गया जो कि आपका लैब में नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस में लेते हैं, एलो ट्यूब में लेते हैं, ठीक है। हेपेरिन हो गया, कुछ स्पेशल टेस्ट हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजेन वगैरह का टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग हेपेरिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ईडीटी में तो आप लोग को मालूम है, सीबीसी वगैरह जितना भी हेमेटोलॉजिकल का होता है मोस्टली, ठीक है। और सोडियम फ्लोराइड में क्या करते हैं हम लोग, कोगुलेशन प्रोफाइल को लेते हैं, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल नहीं, डायबिटिक प्रोफाइल को, सॉरी, कोगुलेशन प्रोफाइल को लेते हैं हम लोग सोडियम साइट्रेट में, और डायबिटिक प्रोफाइल को इसमें लेते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इतने सारे टेस्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको किस में लेना पड़ेगा ब्लड, पहले इसमें लेना पड़ेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से एक नंबर में लेना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ठीक है। तो सबसे पहले किस में लेंगे हम लोग ब्लड, अगर कल्चर के लिए जाना है तो ब्लड कल्चर बोतल में लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे सोडियम साइट्रेट में, फिर प्लेन में लेंगे, फिर एसएसटी में लेंगे, फिर हेपेरिन में लेंगे, फिर ईडीटी में, फिर लास्ट में सोडियम फ्लोराइड में। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ईडीटी को रखिएगा नीचे से 2 नंबर में, सबसे लास्ट में रखिएगा ग्रे कलर का, ठीक है। बीजी, बीजी है ये सब चीज़, तो इसको हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है, बी और जी, ठीक है, ग्रे कलर का और ब्लू कलर का, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे बाद में। बाकी बस सबसे पहले सोडियम साइट्रेट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से आपको याद रखना वो चीज़ आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक एक चीज़ को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम साइट्रेट के बारे में। तो देखिए सोडियम साइट्रेट का क्या है कि इसका जो कैप रहता है वो किस तरह का रहता है, ब्लू टाइप का, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो साइट्रेट है ना, तो सोडियम को हटा दीजिए आप, ठीक है। बी के बाद क्या आता है, सी, ठीक है। तो बी के बाद आता है सी, तो आने की बी से ब्लू, सी से साइट्रेट, आने की सोडियम साइट्रेट का कैप कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है। और बी, सी और सी, तीन चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। बी से ब्लू कलर का कैप रहेगा, ठीक है। सी से सोडियम साइट्रेट इसके अंदर रहेगा, ये ट्यूब के अंदर में, और सी से कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कोगुलेशन प्रोफाइल में क्या क्या आता है, पीटी आता है, एपीटीटी आता है, ठीक है, डी डाइमर आता है। तो इस सब चीज़ को हम लोग किस में यूज करेंगे, कौन सा ट्यूब में यूज करेंगे, तो ये अपना आएगा सोडियम साइट्रेट ट्यूब में, ठीक है। और बी और सी से आपको याद रखना है। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट का रेशियो जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 3.2%, आने की 3.2% आने की 3 मतलब अगर हम लोग किसी अगर एंटीकोगुलेंट को बना रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा 90
यानी कि 90 कितना 95.8% रहेगा वाटर, या तो जो भी सोल्यूशन रहेगा एक्स्ट्रा सोल्यूशन, बाकी बात केवल 3.2% रहेगा सोडियम साइट्रेट। तो वो इसका है एंटीकोगुलेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना कितना एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे एक इसके अंदर, एंटीकोगुलेंट के अंदर, ट्यूब के अंदर, तो इसमें कितना आएगा 1% और 9%, 1 और 9, 1:9, यानी कि एक भाग लेंगे क्या ये एंटीकोगुलेंट और 9 भाग लेंगे अपना ब्लड, ठीक है। यानी कि एक भाग में हम लोग क्या लेंगे, जो हमारा एंटीकोगुलेंट रहेगा वो लेंगे, और 9 भाग में क्या लेंगे हम लोग ब्लड लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को पढ़ने के लिए है, बाकी बात सारा चीज़ यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ रहता है, उतना तक हम लोग को ब्लड लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लेना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में ये क्या है, कैल्शियम का चिलेशन। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारे जो कोगुलेशन प्रोफाइल हो, जो कोगुलेशन कैस्केड होता है, इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल करता है, ठीक है। इसके बिना कोगुलेशन नहीं हो पाता है। ये इसके बारे में और एक चीज़ पूछा जाता है कि कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर नंबर कितना है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 है, ठीक है। 4th नंबर का ये क्लोटिंग फैक्टर है कैल्शियम। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का चिलेशन करेगा। मैं आपको एक चीज़ और आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये चीज़ आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी बात अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। इसका यूज़ मैंने बता दिया था, सी और इधर बी, ठीक है। तो कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम साइट्रेट को लेते हैं। अब देखिए सोडियम साइट्रेट को एक चीज़ और एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको इसमें 2 चीज़ हैं, इसको आप देखिए। इसका क्या है, एक्शन क्या रहेगा, बाइंड द कैल्शियम आयन, बाइंड इन ए कैल्शियम आयन, ठीक है, और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका कहने का मतलब देखिए क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के अंदर 2 चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम साइट्रेट इसके अंदर हम लोग जब डालेंगे, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसके अंदर सोडियम साइट्रेट डालेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम के अंदर जो ये आयन है ना, ये 2+ आयन, इसको क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। कैल्शियम तो प्रेजेंट रहेगा ट्यूब के अंदर, लेकिन ये आयन को ख़त्म कर देगा। फिर हम लोग जब इसको लिए जब पीटी लगाते हैं तो यही आयन को एक्टिवेट करते हैं, और ये आयन एक्टिवेट होने के बाद जितने टाइम में अपना ब्लड के अंदर वो एग्लूटिनेशन शो हो जाता है, ठीक है, सीरम के अंदर में, तो वो चीज़ प्लाज्मा के अंदर में, तो वो चीज़ हम लोग को नोट करना पड़ता है उसका टाइमिंग। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या होता है, लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है। ये चीज़ हमेशा पूछा जाता है कि लिक्विड एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, तो ये कौन सा था, सोडियम साइट्रेट लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है। बाकी बस सारे के सारे पाउडर फॉर्म में आते हैं, ठीक है, फिर उसको बाद में लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम साइट्रेट जो है वो केवल लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ब्लड सेल काउंट एंड HB एस्टिमेशन, यानी कि HB एस्टिमेशन यानी कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन के लिए इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। HB एस्टिमेशन के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, EDTA को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे 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 इसके अंदर आएगा। देखिए एक तो मैंने बताया ब्लू टैप, ठीक है, ब्लू, और एक सोडियम साइट्रेट का एक ब्लैक टॉप भी होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, B बी से ब्लू, बी से ब्लैक, सी से कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं, और सी से इसके अंदर क्या है, साइट्रेट प्रेजेंट है। तो ये चीज़ इससे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जो ब्लैक का कंसंट्रेशन है, वो ब्लैक का कंसंट्रेशन कितना है, ब्लैक के अंदर सोडियम साइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, 3.8%। 3.8% को हम लोग इसको करेंगे, और कितना कंसंट्रेशन में यूज करेंगे, तो 1:4, ठीक है, 1:4। उसमें कितना कर रहे थे, 1:9, और इसमें हम लोग कितना कर रहे हैं, 1:4, ठीक है। ये इसका लिए सबके लिए याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का वो दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है इसका एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वही सेम कैल्शियम का जो है रिमूव कर देगा, ये कैल्शियम को ख़त्म कर देता है। वो क्या कर रहा था, कैल्शियम को चिलेशन कर रहा था, ठीक है। सोडियम साइट्रेट का जो ब्लू कलर का टॉप था,
वो क्या कर रहा था, कैल्शियम का चिलेशन कर रहा था। वो जो ब्लैक कलर का टॉप है वो क्या कर रहा है, कैल्शियम को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है और पूछने जैसा क्वेश्चन भी है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। सभी लोग EDTA के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, और बाकी के एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन इस दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्लैक को खास करके छोड़ देते हैं क्योंकि ये इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं लैब में, जितने भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, जितने भी ब्लू कलर का होता है उसी से ESR भी लगा देते हैं और उसी से कोगुलेशन प्रोफाइल भी लगा देते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आपका छूट जाता है ब्लैक कलर का, लेकिन इसका एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि सबको भी मालूम है कि क्या क्या चल रहा है अपने लैब में, तो उस हिसाब से वो सब क्वेश्चन भी बनाते हैं एग्जामिनर लोग। ठीक है, तो ESR में आपको एक चीज़ याद रखना है कि कितना यूज करते हैं हम लोग, 3.8%, और उसके अंदर कितना करते हैं 3.4%। ठीक है, 3.4% और 3.8%, सॉरी 3.2%, 3.2% और 3.8%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोनों को याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 और 8 याद रखना है, 3 कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम लोग ESR के लिए हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3.2% ज़्यादा है कि 3.8% ज़्यादा है। ठीक है, तो 3.8% ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं ESR के लिए हम लोग को ब्लड ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ट्यूब को भरना पड़ता है, वेस्टर ग्रीन और तो विंड्रो ट्यूब जो होते हैं उसको भरना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को कम से कम 1 ml ब्लड चाहिए होता है। लेकिन वही PTA-PTT लगाना है तो हम लोग को 20 माइक्रोलीटर में 50 माइक्रोलीटर में काम बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से ट्रिक बनाएंगे कि ज़्यादा जिसका परसेंटेज रहेगा उसको हम लोग ESR के लिए यूज करेंगे, और जिसका परसेंटेज कम रहेगा उसको हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, तो कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए यूज करेंगे। और जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है 3.8% है, तो उसको वो किसके लिए कौन से ट्यूब में रहेगा, वो रहेगा अपना ब्लैक कलर का ट्यूब में। ठीक है, और जो 3.2% रहेगा वो ब्लू कलर के ट्यूब में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोस्टली यूज होता है ब्लू कलर वाला, ठीक है, कम वाला मोस्टली यूज होता है 3.2%। तो आप किसी तरह से अपना ट्रिक बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे EDTA का, तो EDTA का फुल फॉर्म पहले के एग्जाम में पूछा जाता था, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, बट अब क्या है, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर भी EDTA के अंदर भी क्या होता है K2 K3। ठीक है, तो एक K2 और K3 होता है, तो इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा यूजेज है। ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमन कौन सा यूजेज है, K2। ठीक है, K2 जो मोस्ट कॉमन यूजेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए और चीज़ यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया था, तो मोस्ट कॉमन यूजेबल कौन सा है, K2 EDTA। ठीक है, K2 EDTA यानी कि सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम मतलब पोटेशियम 2 यानी कि K2 EDTA। ठीक है, और सोडियम इसके अंदर मिक्स रहता है। ठीक है, इसका ये कंसंट्रेशन याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका यूजेज आपको याद होना चाहिए, CBC के लिए यूज़ करते हैं, PCR के लिए यूज़ करते हैं, PS के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड HbA1c के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है सो हीमेटोलॉजिकल सेक्शंस में होते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारा इम्यूनोलॉजी वाला काम है, तो उसमें भी हम लोग किसमें क्या यूज़ करते हैं, EDTA के लिए यूज़ करते हैं। EDTA मतलब उसके अंदर EDTA ब्लड एंटीकोगुलेंट ट्यूब में हम लोग ब्लड को करेक्शन करते हैं। इसमें क्या है, रिक्वायर्ड फुल ड्रॉ इन्वर्ट 8 मिनट, यानी कि आपको जो हम लोग को इसको लेते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको ड्रॉ करते के टाइम में इसको 8 टाइम जो है सो हम लोग को इसको घुमाना पड़ता है, इन्वर्ट करना पड़ता है धीरे धीरे, ताकि आपका एंटीकोगुलेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग EDTA का। देखिए इसमें 2 चीज़ होता है, डाइसोडियम EDTA और डाइपोटेशियम EDTA। ठीक है, सोडियम EDTA और पोटेशियम EDTA, K2 EDTA। तो ज़्यादा कौन यूजेबल है, पोटेशियम वाला K2 EDTA वाला। ठीक है, इसका ज़्यादा यूजेज है।
इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सेल काउंट के लिए, स्मेयर के लिए, प्लेटलेट काउंट के लिए, यानी कि हेमेटोलॉजी के लिए। तो वो चीज़ आपको पहले से पता है। जो इसमें से मेन मेन पॉइंट है वो चीज़ मैं आपको बताने का इसमें आपका इंक्लूड करवा रहा हूँ। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन हमारा क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है, हेपेरिन है, ठीक है। हेपेरिन के बारे में एक चीज़ और आता है कि ये जो है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये क्या करता है, जो थ्रोम्बिन है ना, वो थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो कन्वर्जन है एंटीकोगुलेंट का, जो हम लोग एंटी कोगुलेशन कैस्केड पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, शायद मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अभी आपका आगे आएगा इसके अंदर, ठीक है, तो आगे आपको बता दिया जाएगा। देखो इतना याद रखिए कि ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो इसमें हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन, सोडियम हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन, दो तरह का इसमें हेपेरिन आता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, इनएक्टिवेट ऑफ थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। यूजेज किसमें के कैसे में यूज़ करते हैं, तो देखिए स्पेशल टेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जैसे एबीजी में यूज़ करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और एल्बुमिन फॉर अमोनिया लेवल के लिए यूज़ करते हैं, लिथियम लेवल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग हेपेरिन को। तो ये बहुत महंगा भी आता है, कॉस्टली भी है, तो इसको इसलिए हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए वो थोड़ा सा और इसमें दिया हुआ है यूजेज ऑफ हेपेरिन। तो देखिए नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इसका जो हमारा यूजेज है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कर सकते हैं, और ब्लड गैसेस भी कर सकते हैं, और ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, जिससे ट्रांसफ्यूजन में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और हम लोग ब्लड बैंक में अगर इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लग जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग आज के डेट में हम लोग ब्लड गैसेस के लिए हेपेरिन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन क्या है, इसका आने के मैकेनिज्म क्या है, तो ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन कोगुलेशन की प्रोफाइल, यानी कि कैस्केड, यानी कि जितने भी कोगुलेशन में महत्वपूर्ण रोल करते हैं, निभाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर कोगुलेशन, अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कोगुलेशन कैस्केड रहेगा, ठीक है, कि कैसे किस तरह से कोगुलेशन हमारे मतलब ब्लड का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉट किस तरह से होता है, ठीक है। तो एनेक्ट इसका आपको वहाँ पे अच्छे से मैकेनिज्म पता चलेगा, मैं आपको वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा हेपेरिन के बारे में, तो वहाँ पे आपको और क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो जो मेन पॉइंट है बस उसको आप ध्यान रखिए। मैंने इसका बताया था डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेस इन एक्सपेंसिव और बहुत ही महंगा आता है, ठीक है, हाईली एसिडिक होता है। तो इस तरह का इसका क्या है डिसएडवांटेज। लेकिन बट आपको इसमें बस इतना याद रखना है, एक एबीजी याद रखना है, ठीक है। और हेपेरिन में दो तरह का आता है, लिथियम हेपेरिन और सोडियम हेपेरिन, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। और एक तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये एंटी थ्रोम्बिन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एंटी थ्रोम्बिन नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी कि थ्रोम्बिन से इसको एलर्जी है, यानी कि जहाँ पे हेपेरिन रहेगा वहाँ पे थ्रोम्बिन को कहीं इधर से उधर भागने नहीं देगा, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्जन नहीं होने देते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो आप लोग को उसमें पता चल ही जाएगा कि क्या होता है, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो। ये क्या अपना ब्लड में पाया जाता है, ब्लड प्रोटीन्स होता है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में ये आता है। हाँ देखिए रेड में क्या होता है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं होता, यानी कि बिना इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, ठीक है। यूज जितने भी साइटोलॉजिकल हैं, टॉक्सोसाइटोलॉजिकल हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सीरोलॉजिकल के लिए, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जो हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि आरएफटी हो गया, केएफटी हो गया, ठीक है, एलएफटी हो गया, यानी कि आरएफटी और केएफटी तो एक ही है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, या तो इसको हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए यूज होता है मोस्टली। तो इसका यूजेबल से ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछने लगा तब तो हो गया काम, कि सभी लोग तो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से
अगर आपको मेन पॉइंट याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, नोट्स छोटा बनेगा और आपको भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जब भी पढ़ेंगे तो एक बार में आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक येलो कलर का होता है, इसके अंदर भी कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जेल होते हैं। ठीक है, ये जेल क्या होता है, जेल जब हम लोग इसके अंदर ब्लड डालते हैं तो वो बस नीचे जो है वो सेल्स रह जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा हो जाते हैं और बीच में ये जेल फंस जाता है। तो क्या होता है, कितना भी मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एसएसटी को सीरम सेपरेटर ट्यूब इसको बोलते हैं। तो इसको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट, इसको यूज़ हम लोग केमिस्ट्री के लिए यूजेज तो पूछेगा नहीं, आपको केवल मैकेनिज्म याद रखना है। लेकिन इसका मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया शायद ईडीटीए का। तो ईडीटीए का मैकेनिज्म क्या है कि ईडीटीए क्या करेगा, कैल्शियम को रिमूव कर देगा। क्या करेगा, कैल्शियम को रिमूव कर देगा। ठीक है, वो सोडियम साइट्रेट क्या कर रहा था, कैल्शियम को चिलेट कर रहा था। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। हाँ, और ब्लैक कलर का जो सोडियम साइट्रेट था ब्लैक कलर के ट्यूब में, यानी कि 3.8% वाला, ठीक है, उसका भी काम क्या था, रिमूव करना कैल्शियम को। ठीक है, कैल्शियम को क्या करना, रिमूव करना। बस केवल 3.2% वाला जो था सोडियम साइट्रेट, वो क्या कर रहा था, कैल्शियम को डी आयोनाइजेशन कर रहा था, यानी कि कैल्शियम को चिलेट कर दे रहा था। तो ये चीज़ 3-4 पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये हेपेरिन है, लिथियम हेपेरिन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। तो इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, ये चार्ट आप अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर पूरा वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ब्लड बैंक के बारे में, क्योंकि लंबा वीडियो हो चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोचिंग भी छुट्टी हो चुका है नीचे, तो क्या है वहाँ से थोड़ा सा आवाज़ आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उनको वीडियो को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड बैंक का जो ट्यूब होता है, जो हमारा बैग होता है, वो डबल लेयर भी होता है, डबल पैकिंग का होता है और ट्रिपल लेयर का भी होता है। ठीक है, और ट्रिपल लेयर का भी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डबल लेयर ट्रिपल लेयर का भी होता है और कहीं कहीं 4 लेयर का भी होता है कभी कभी। तो वो चीज़ आपको केवल लेयर का नाम याद रखना, बाकी बात इससे कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, कि इतना होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए अगर आप ब्लड बैंक में नहीं काम किए हैं तो। ठीक है, एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक में जो कौन कौन से हम लोग एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, तो सीपीडीए सेगम। तो ये चीज़ आपको 3 चीज़ कम से कम याद रखना है। ठीक है, सीपीडी का फुल फॉर्म याद रखना है, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, सीपीडीए का साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, लास्ट में एडेनिन यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद सेगम का फुल फॉर्म सेलाइन एडेनिन गोवानिन मैनिटोल, सेलाइन एडेनिन गोवानिन मैनिटोल। आप एक बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, एस फॉर सेलाइन एडेनिन गोवानिन मैनिटोल। तो ये हो गया हमारा सेगम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आपको ये चीज़ पूछा जाता है कि सीपीडी के अंदर हम लोग कितना दिन के लिए ब्लड स्टोर कर सकते हैं, तो 21 दिन के लिए। उसके बाद सीपीडीए के अंदर कितना करते हैं, तो 35 दिन के लिए। और हम लोग सेगम में अगर हम लोग ब्लड को लेते हैं, सेगम अगर वो पाउच में अगर भरा हुआ है एंटीकोगुलेंट बैग में, तो हम लोग इसमें कितना यूज़ करते हैं, कितना दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, 42 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो पॉइंट बोल रहा हूँ वही याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतना होना चाहिए। और इसमें आता है कि कितना डिग्री पे स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो 2 to 4 डिग्री पे हम लोग किसको करते हैं, होल ब्लड को करते हैं। ठीक है, होल ब्लड को हम लोग कितना करते हैं, 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पे होल ब्लड को करते हैं। ठीक है, और अगर प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो प्लाज्मा को हम लोग केवल, अगर प्लाज्मा को करना है तो हम लोग कितना करते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। ठीक है, और अगर फ्रोजन फ्रेश प्लाज्मा को करना है तो माइनस हम लोग कभी 28 और 28 से, मतलब ज़्यादा माइनस रहेगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम इतना माइनस टेम्परेचर चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला जो है ना वो वेरी करता है, किसी किसी में 28 लिखा हुआ है, किसी में 58 लिखा हुआ है। तो आने की आपको ये याद रखना है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होते हैं उसको हम लोग माइनस टेम्परेचर पे रखते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रहेगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि ये एक सारे बुक में अलग अलग चीज़ हैं। वैसे ये क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ दिया तो वो चीज़ उतना डिफरेंस उसके उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये हमारा साइट्रेट है, इसका क्या काम क्या है, फॉस्फेट का काम क्या है, डेक्सट्रोज का काम क्या है, और एडेनिन का काम क्या है। तो साइट्रेट क्या करता है, साइट्रेट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा क्लोटिंग से, यानी कि क्लोट नहीं होने देगा। फॉस्फेट क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा। डेक्सट्रोज क्या करेगा, एटीपी को जनरेट करेगा। ठीक है, और एडेनिन क्या करेगा, सबस्ट्रेट फॉर्म विच आरबीसी प्रोड्यूस एटीपी, यानी कि ये भी एटीपी का प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसका प्रिंसिपल के बारे में कि फॉस्फेट का क्या, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा CPDA में, फॉस्फेट का नाम क्या आने की, पी मतलब क्या है और पी का काम क्या है। ठीक है, तो पी का काम क्या है, फॉस्फेट का काम क्या है, पीएच को मेंटेन करना। पी से फॉस्फेट, पी से पीएच, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। सी से साइट्रेट, सी से क्लोटिंग, साइट्रेट क्या करेगा, वो क्लोटिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, डेक्सट्रोज के बारे में आपको पता ही है कि ये एटीपी का फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एक एडेनिन है, ये भी एटीपी को प्रोडक्शंस करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आपका पूरा ब्लड बैग के बारे में आपको हो चुका है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आता है कि अगर हम लोग, ये हमारा ब्लड बैग है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अगर 300 ml हम लोग ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितना एंटीकोगुलेंट को हम लोग डालेंगे ताकि ये 300 ml ब्लड खराब ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, 100 ml अगर ब्लड हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हम लोग को 14 ml जो है सो एंटीकोगुलेंट चाहिए होता है। ठीक है, अब आप गुना कर लो, अगर 300 ml हम लोग को किसी से ब्लड कलेक्शन करना है किसी के शरीर से, तो वो जो ब्लड बैग रहेगा उसके अंदर हम लोग को कितना डालना पड़ेगा, 14 × 3 कर दो, 14 का 25 होती है, 14 28 होती है 42 ml हम लोग को ब्लड डालना पड़ेगा। ठीक है, और 350 एक यूनिट में हम लोग लेते हैं ब्लड, तो उसके अंदर कितना एंटीकोगुलेंट डालना पड़ेगा, तो 49। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग गुना करेंगे 14 × 3 तो कितना हो गया, 42, प्लस में अगर 14 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 ml हम लोग यूज करते हैं 350 ml के लिए। 350 ml हम लोग को ब्लड कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को 49 ml जो है सो एंटीकोगुलेंट चाहिए। इस तरह से इसी हिसाब से ये गुना करके लिखा हुआ है। अगर हम लोग 450 ml ब्लड कलेक्ट करना है तो 63 ml हम लोग को एंटीकोगुलेंट चाहिए। ठीक है, यानी ये आप सीधा सीधा याद रखो, 100 में 14 ml, यानी कि 100 ml में 14 ml, फिर आपको सारा चीज़ याद रहेगा। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखेंगे तो वो चीज़ आपको किसी से भी आप गुना भागा करके आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा कोगुलेशन, जो कोगुलेशन कैस्केड होता है उसके बारे में भी कैसे कैसे होता है, एकदम ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा। आपको इंस्टाग्राम पे जिस पे आप बोलो, नंबर पे बोलो तो नंबर पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय।